तो यहाँ हमने लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में डिफरेंस देखा। लिविंग ग्रो कर सकते हैं, नॉन लिविंग ग्रो नहीं कर सकते हैं। लिविंग मूव कर सकते हैं, नॉन लिविंग मूव नहीं कर सकते हैं। लिविंग खा सकते हैं, नॉन लिविंग नहीं खा सकते हैं। लिविंग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉन लिविंग नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लिविंग रिस्पॉन्स कर सकते हैं एनवायरमेंट को, नॉन लिविंग नहीं रिस्पॉन्स कर सकते। कोई कैटाबोलिक क्या होता है, एनाबोलिक क्या होता है? कैटाबोलिक मतलब होता है अपचयी क्रियाएं। एनाबोलिक मतलब होता है उपचयी क्रियाएं। अब इसके अंदर क्या होता है? कैटाबोलिक रिएक्शन का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन। मतलब कि हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसको ये तोड़ने का काम करेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ेगा ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। तो ये ब्रेकडाउन का काम करते हैं। एनाबोलिक रिएक्शंस में क्या होता है? एनाबोलिक रिएक्शन में बिल्डिंग अप का काम किया जाता है। बिल्डिंग अप। अब बिल्डिंग अप में क्या होता है? बिल्डिंग अप में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, उनको जोड़ने का काम किया जाता है। ये अभी तक हमने डाइजेशन का पूरा प्रोसेस देखा। सबसे पहले माउथ में इंजेक्शन होता है जिसमें हम दांतों के जरिए खाने को चबाते हैं और सैलिवरी ग्लैंड हमें मदद करती है खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने में। देन जब खाने को चबाने के बाद में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो एसोफेगस के थ्रू पेट जाते हैं, हमारे स्टमक तक जाते हैं। वहां पे HCl और पेप्सिन की प्रेजेंस में उनको और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। वहां से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस आता है लिवर के थ्रू और पैनक्रियाज के थ्रू कुछ एंजाइम्स आते हैं जो मिलकर बाकी का डाइजेशन पूरा करते हैं। पूरा डाइजेशन होने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कृष्णा ट्यूटोरियल्स। मैं श्वेता, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th में प्रगति सीरीज में बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं जैव प्रक्रम। अगर आपसे कहा जाए कि छोटी से छोटी चीज भी जिंदा रहने के लिए सांस लेती है, खाना खाती है, वेस्ट निकालती है, तो क्या आप मानेंगे? अब आप कहेंगे कि ये तो हर छोटी से छोटी लिविंग थिंग करती है। एग्जैक्टली, ये हर लिविंग थिंग करती है और इसी को बायोलॉजी की लैंग्वेज में कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि जीवित रहने के लिए की गई क्रियाएं। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहला लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स, यानी कि सजीव और निर्जीव। नेक्स्ट आता है लाइफ प्रोसेसेस, जिसको जैव प्रक्रम कहते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन, जिसे पोषण कहते हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन, पाचन। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, जिसे श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, जिसे परिवहन कहते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन, जिसे उत्सर्जन कहते हैं। ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, लेकिन आज का पार्ट 1 में हम ये टॉपिक कवर करेंगे, ये करेंगे एंड ये 4 टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले हम उसका डिफरेंस ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिविंग्स क्या होते हैं, लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं? पहली चीज ये आती है कि जो लिविंग होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं, ग्रोथ होती है उनमें। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट वो मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। तीसरा क्या आता है? वो खा सकते हैं। हम खाते हैं ना, क्योंकि हम लिविंग हैं, वो खा सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस क्या होता है? वो प्रजनन कर सकते हैं। प्रजनन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है? 5वां पॉइंट है कि वो बाहरी वातावरण के प्रति रिस्पॉन्स कर सकते हैं। हम रिस्पॉन्स करते हैं ना,
रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी होती है उनमें, रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, रिस्पॉन्स कर सकते हैं यानी कि प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं बाहरी वातावरण के प्रति। प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल्स में हम आ जाते हैं यानी कि ह्यूमन, नेक्स्ट एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट आता है नॉन लिविंग। आखिर क्या होते हैं? अब जो कुछ भी हमने लिविंग के बारे में देखा उसका सेम अपोजिट ही नॉन लिविंग होता है। क्या होता है? पहला होता है लिविंग ग्रो कर सकते हैं लेकिन नॉन लिविंग ग्रो नहीं कर सकते हैं, डोंट ग्रो। सेकेंड क्या है? ये मूव कर सकते हैं लेकिन नॉन लिविंग मूव नहीं कर सकते हैं, डोंट मूव। नेक्स्ट आता है ये खा सकते हैं लेकिन नॉन लिविंग खा नहीं सकते हैं, नेक्स्ट क्या आता है? ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, प्रजनन नहीं करते हैं। ये रिस्पॉन्स कर सकते हैं इन्वायरमेंट को, मतलब कि प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं बाहरी वातावरण को, लेकिन नॉन लिविंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। अगर मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड को हमने मारा तो क्या ये हमें रिस्पॉन्स करके दोबारा मारेगा? नहीं करेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो नॉन लिविंग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, डोंट गिव एनी रिस्पॉन्स। नेक्स्ट इसके भी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब नॉन लिविंग के एग्जांपल्स में हर चीज आ जाती है, जैसे ये मार्कर, टेबल, चेयर, बुक, रॉक, स्टोन, ये सब कुछ आ जाता है। और भी इसके अलावा में सारे ही नॉन लिविंग हैं, बहुत कुछ आ जाता है नॉन लिविंग में। ओके, तो यहाँ हमने लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में डिफरेंस देखा। लिविंग ग्रो कर सकते हैं, नॉन लिविंग ग्रो नहीं कर सकते हैं। लिविंग मूव कर सकते हैं, नॉन लिविंग मूव नहीं कर सकते हैं। लिविंग खा सकते हैं, नॉन लिविंग नहीं खा सकते हैं। लिविंग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉन लिविंग नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लिविंग रिस्पॉन्स कर सकते हैं एनवायरमेंट को, नॉन लिविंग नहीं रिस्पॉन्स कर सकते, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा सकते। एग्जाम्पल में लिविंग के एग्जाम्पल में आ जाता है ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वहीं पे नॉन लिविंग के एग्जाम्पल में बाकी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि मार्कर, टेबल, चेयर, बुक, रॉक, स्टोन, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये हमने लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस देखा, इतना नोट कर लीजिए। अब हमने देख लिया कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है, तो लिविंग और नॉन लिविंग हमें अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। पहला आता है कि चैप्टर का नाम तो है लाइफ प्रोसेस, लेकिन ये लाइफ प्रोसेस नाम से इसका ये मतलब नहीं है कि लाइफ या प्रोसेस। ये चैप्टर हमें बताता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो जीने के लिए आखिर क्या करता है, कैसे करता है और क्यों करता है। अब ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है
कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। और साथ ही साथ में ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से समझा तो आप जीवन की सारी प्रक्रियाएं अच्छे से समझ पाएंगे, सारी प्रोसेसेस के बारे में अच्छे से जान पाएंगे कि हमारे जीवन में कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, कैसे होती हैं और क्यों होती है, आखिर उनका महत्व क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The processes which are necessary to maintaining life are known as life processes। मतलब कि ऐसी प्रक्रियाएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, उन्हें कहते हैं जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस। तो ऐसी कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है हमारी बॉडी में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं? तो सबसे पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोसेस। पहला आता है कैटाबोलिक रिएक्शन, दूसरा आता है एनाबॉलिक रिएक्शन। ये दो प्रोसेस होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। कैटाबॉलिक क्या होता है, एनाबॉलिक क्या होता है? कैटाबॉलिक मतलब होता है अपचयी क्रियाएं, एनाबॉलिक मतलब होता है उपचयी क्रियाएं। अब इसके अंदर क्या होता है? कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन, मतलब कि हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसको ये तोड़ने का काम करेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ेगा ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। तो ये ब्रेकडाउन का काम करते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है? एनाबॉलिक रिएक्शन में बिल्डिंग अप का काम किया जाता है। बिल्डिंग अप। अब बिल्डिंग अप में क्या होता है? बिल्डिंग अप में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, उनको जोड़ने का काम किया जाता है। ये एनाबॉलिक रिएक्शन का काम होता है। कैटाबॉलिक में तोड़ने का काम किया जाता है, एनाबॉलिक में जोड़ने का काम किया जाता है। ये दो टाइप की प्रोसेस हमारी बॉडी में होती हैं। अब देखिए लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो हमारी बॉडी में हो रही हैं। पहला आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। सेकेंड है डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि पाचन। थर्ड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन। फिफ्थ है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन यानी कि बाष्पोत्सर्जन। सिक्स्थ है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। ये 6 तरह की प्रोसेस हैं, ये 6 प्रोसेस हैं जो हमारी बॉडी में हो रही हैं।
अब इनके बारे में हम डिटेल में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला है न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। पोषण क्या होता है? इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या खाना सिर्फ पेट भरने के लिए खाया जाता है? तो इसका जवाब है नहीं, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाया जाता है, क्योंकि खाने से ही हमें एनर्जी मिलती है, उसी से हमारी ग्रोथ होती है, उसी से हमारा जीवन व्यतीत होता है। तो खाना हमें जीवन के लिए बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूट्रिशन is the process by which organism obtain and utilize food। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड। मतलब कि न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है, पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन को ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं, यानी कि उसका उपयोग करते हैं। तो ये होती है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। तो जैसे आप स्कूल जाते हो, वहां गेम वगैरह खेलते हो, हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आती है? वो आती है फूड से। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कार को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी में जो भी हम काम कर रहे हैं उन कामों को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, जो आती है फूड से। अब न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं? तो दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, वहां पे टू टाइप्स होते हैं। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकेंड है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कहते हैं स्व पोषण। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कहते हैं विषम पोषण। तो ये होते हैं दो टाइप न्यूट्रिशन के। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसे स्वपोषण कहते हैं, दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसे विषम पोषण कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो ये हम समझते हैं डिफरेंस के जरिए। सबसे पहले आता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब है फीडिंग। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? सेल्फ फीडिंग। सेल्फ फीडिंग मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जो करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन mode of nutrition in which organism make their
own food using carbon dioxide water and sunlight। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जीव अपना खाना खुद बनाता है CO2, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में। इसका एग्जांपल है प्लांट्स। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? CO2 प्लस सनलाइट plus water gives out ग्लूकोज यानी कि शुगर प्लस ऑक्सीजन। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जीव अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में। सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लांट्स। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? CO2, सनलाइट और वाटर के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज बनाते हैं और साथ ही में ऑक्सीजन भी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? प्लांट्स कहता है खाना खुद बनाओ, घर का खाना बेस्ट। तो ये हमने देखा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब हम देखते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। इसको हिंदी में कहते हैं परपोषी या विषमपोषी। हेट्रो का मतलब है अदर, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म दूसरे पे खाने के लिए डिपेंड होते हैं उनको कहते हैं हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? हेटरोट्रॉफिक nutrition is the mode of nutrition in which organism depends on others। मतलब कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो प्रोसेस होती है जिसमें जो जीव होता है वो अपना खाना खुद ना बना करके दूसरे पे डिपेंड होता है। यानी कि हम डिपेंड हैं प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, खाने के लिए हम डिपेंड रहते हैं। अब आता है कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कई टाइप्स होते हैं, कई टाइप्स के हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन होते हैं? टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। पहला है हर्बीवोर्स। दूसरा है कार्निवोर्स। तीसरा है सैप्रोफिटिक। चौथा है पैरासिटिक। ये 4 टाइप के हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। हर्बीवोर को कहते हैं शाकाहारी। कार्निवोर्स होते हैं मांसाहारी। सैप्रोफिटिक होते हैं मृतोपजीवी।
होते हैं परजीवी। अब हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं। हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं। कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मांस मच्छी खाते हैं। सैप्रोफिटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड प्लांट्स पे या डेड एनिमल पे ग्रो करते हैं, यानी कि उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये सड़े गले ऑर्गेनिज्म या सड़ी गली जगह पे पाए जाते हैं। पैरासिटिक क्या होता है? पैरासिटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जीवित ऑर्गेनिज्म पे रह करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये होते हैं 4 पार्ट हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के। अब हम देखते हैं कि एनिमल्स में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। एनिमल्स में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स पाए जाते हैं। देयर आर 5 steps of nutrition in animals। पहला आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन को हिंदी में कहते हैं अंतग्रहण। सेकेंड आता है डाइजेशन। डाइजेशन को हिंदी में कहते हैं पाचन। थर्ड आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को हिंदी में कहते हैं अवशोषण। चौथा आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को हिंदी में कहते हैं स्वांगीकरण। पांचवा आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को हिंदी में कहते हैं मल उत्सर्जन। तो ये 5 टाइप के स्टेप्स पाए जाते हैं एनिमल की बॉडी में। पहला है इंजेक्शन जिसे अंतःग्रहण कहते हैं। दूसरा है डाइजेशन जिसे पाचन कहते हैं। तीसरा है एब्जॉर्प्शन जिसे अवशोषण कहते हैं। चौथा है एसिमिलेशन जिसे स्वांगीकरण कहते हैं। और पांचवा है एक्सक्रीशन जिसे मल उत्सर्जन कहते हैं। ये 5 स्टेप्स पाए जाते हैं एनिमल की बॉडी में जिसके द्वारा उनके अंदर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स में इंजेक्शन किस तरह से होता है, यानी कि अन्नग्रहण किस तरह से होता है। सबसे पहला है अमीबा। अमीबा में इंजेक्शन होता है स्यूडोपोडिया के थ्रू। अब स्यूडोपोडिया के थ्रू कैसे होता है? कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये बना देती हैं। अमीबा के सामने जब खाना होता है तो ये उसको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना करके उस खाने को उसके अंदर ले लेती हैं और मुंह को बंद कर देती हैं, जिससे वो एक वैक्यूल में खाना आ जाता है। वो वैक्यूल ही खाने को डाइजेस्ट करता है। ये फूड वैक्यूल ही खाने को डाइजेस्ट करेगा और यही खाने को डाइजेस्ट करने के बाद में जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उसको ये वापस से मुंह खोलकर बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से अमीबा में इंजेक्शन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आता है हाइड्रा। हाइड्रा में इसके टेंटिकल्स के थ्रू होता है। टेंटिकल्स के थ्रू अब कैसे होता है? इनको स्पर्शक कहते हैं। हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखें तो हाइड्रा के स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे इसके टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इन्हीं टेंटिकल्स के थ्रू वो खाने को पकड़ता है और अंदर ले लेता है, अपने अंदर ले लेता है। यहाँ से वो अंदर ले लेता है।
इन्हीं से पकड़ेगा और फिर अंदर ले लेगा। नेक्स्ट आता है इंसेक्ट। इंसेक्ट्स में कैसे होता है? इंसेक्ट्स में अलग से उनके पास माउथ पार्ट प्रेजेंट होता है, माउथ पार्ट के थ्रू वो इंजेक्शन करते हैं। इंसेक्ट्स में माउथ पार्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है फिशेस। फिशेस कैसे करती हैं? तो ये वाटर फ्लो के थ्रू ही अपने अंदर खाना ले लेती हैं, अपने माउथ में खाना रख लेती हैं। वाटर फ्लो की हेल्प से। नेक्स्ट आता है बर्ड्स में क्या होता है? बर्ड्स के पास चोंच पाई जाती है। बर्ड्स अपना खाना चोंच के जरिए अंदर लेती हैं, यानी कि इनके पास बीक प्रेजेंट होती है, ये बीक के जरिए खाना खाते हैं। नेक्स्ट आता है मैमल्स। मैमल्स कैसे इंजेक्शन करते हैं? मैमल्स में खाना खाने, चबाने और उन्हें कुतरने के लिए कुछ अलग अलग टाइप के टीथ पाए जाते हैं, यहाँ पे टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने देखा फूड का इंजेक्शन डिफरेंट एनिमल्स में। अमीबा में स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है, हाइड्रा में टेंटिकल्स के थ्रू होता है, इंसेक्ट्स में माउथ पार्ट पाया जाता है उसके थ्रू होता है, फिश वाटर के फ्लो के साथ में अपना खाना अंदर लेती हैं, बर्ड्स बीक के थ्रू लेती हैं और वही मैमल्स दांतों के थ्रू उसको चबा करके खाते हैं। तो अब हमने न्यूट्रिशन के बारे में तो जान लिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है, लेकिन अब अगर हमने खाना खाया, वो तो न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो गया। खाना खाने के बाद में क्या वो ऐसे ही सेल्स तक पहुंच जाएगा? नहीं, ऐसे सेल्स तक नहीं पहुंचता है, पहले उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है। तो अब बारी आती है डाइजेशन की। डाइजेशन यानी कि पाचन। खाने का पाचन कैसे होता है? तो इसकी सिंपल सी प्रोसेस है, डाइजेशन is the process by which complex substances break down into simpler substances। यानी कि डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जटिल पदार्थ जो होते हैं, यानी कि हम जो खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि वो सेल्स एब्जॉर्ब कर सके और अपना काम कर सके, उन्हें एनर्जी मिल सके। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यानी जटिल सब्सटेंसेस, जटिल पदार्थ छोटे छोटे पदार्थ में टूट जाते हैं। डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है? डाइजेशन की प्रोसेस में हम जो खाना खाते हैं वो जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ दिया जाता है। ये होती है डाइजेशन की प्रोसेस। अब जैसे कि हमने खाना खाया तो उसमें बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसको ये क्या करता है छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है एंजाइम्स के थ्रू। एंजाइम्स की वजह से ही ये डाइजेशन कंप्लीट होता है। एंजाइम्स की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को इसने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जिससे बना ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इसने बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया। अब होगा सेल में एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर डाइजेशन नहीं होगा हमारी बॉडी में तो हम जो खाना खाएंगे वो टूटेगा नहीं। अगर वो छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा नहीं तो वो सेल्स तक एनर्जी नहीं पहुंचाएगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो फिर हम अपना जीवन सही से व्यतीत नहीं कर पाएंगे। तो डाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है हमारी लाइफ के लिए। नेक्स्ट हम इसको एक डायग्राम के जरिए समझते हैं।
अब हम डायग्राम के जरिए डाइजेशन को देखते हैं। आखिर डाइजेशन में कितने पार्ट्स आते हैं और कैसे हमारे अंदर डाइजेशन होता है। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में अब हम देखेंगे। पहला पार्ट आता है माउथ, उसके बाद में एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर पैनक्रियाज, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और एनस। अब एक एक पार्ट के बारे में देखते हैं। माउथ में इंजेशन होता है। इंजेशन किस तरह से होता है? माउथ में जो हमारे दांत पाए जाते हैं, दांत खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में चबा करके तोड़ देते हैं। अब सैलिवरी ग्लैंड का क्या काम है? यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है, सैलिवरी एमाइलेज। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। सैलिवरी एमाइलेज टाइप का एंजाइम हमारे मुंह में पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, जिसके जरिए इंजेशन की प्रोसेस हमारे माउथ में फिनिश होती है। नेक्स्ट, फिर जैसे ही इंजेशन कंप्लीट होता है, खाना एसोफेगस के थ्रू होते हुए हमारे पेट में आता है, हमारे स्टमक में आता है। अब हमारे स्टमक में कैसे डाइजेशन होता है? हमारे स्टमक में पाया जाता है HCl। HCl का क्या काम होता है? HCl हमारे खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। थोड़ा डाइजेशन हो गया था माउथ में जो डाइजेशन हुआ था उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स में हमारा खाना टूट गया था। उसके बाद में स्टमक के अंदर HCl के अंदर खाना और भी छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा। स्टमक में पाया जाता है पेप्सिन नाम का एक एंजाइम, पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। यहाँ पे प्रोटीन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाएगा। प्रोटीन को तोड़ने के बाद में यहाँ का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से होते हुए हमारा खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे मेन पार्ट होता है जिसमें सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। डाइजेशन का सबसे मेन पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या होगा? लीवर बनाता है बाइल जूस और पैनक्रियाज बनाते हैं कुछ एंजाइम्स जो कि इसी कैनाल के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में उन्हीं बाइल जूस और एंजाइम्स के थ्रू होता है डाइजेशन। साथ ही में स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी होता है, क्योंकि यहीं पर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स भी अंदर के लिए पाए जाते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बचा खुचा सारा डाइजेशन हो गया। डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ही होते हुए खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जब खाना आता है पचने के बाद में, तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, वाटर को अपने अंदर समा लेती है और बाकी का अनडाइजेस्टेड फूड इकट्ठा करके एनएस के थ्रू बाहर निकाल देती है। इसी प्रोसेस को हम इजेशन यानी एक्सक्रीशन भी कहते हैं। तो अभी तक हमने डाइजेशन का पूरा प्रोसेस देखा। सबसे पहले माउथ में इंजेशन होता है जिसमें हम दांतों के जरिए खाने को चबाते हैं और सैलिवरी ग्लैंड हमें मदद करती है खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने में। देन जब खाने को चबाने के बाद में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो एसोफेगस के थ्रू पेट जाते हैं, हमारे स्टमक तक जाते हैं। वहां पे HCl और पेप्सिन की प्रेजेंट में उनको और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। वहां से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस आता है लिवर के थ्रू और पैनक्रियाज के थ्रू कुछ एंजाइम्स आते हैं जो मिलकर बाकी का डाइजेशन पूरा करते हैं। पूरा डाइजेशन होने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है फूड। लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड को साइड में कर दिया जाता है और एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है और बाकी का वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये हुआ पूरा डायग्राम डाइजेशन का। इतना क्लियर हो गया? यहाँ पे हमने देखा कि डाइजेशन किस तरह से होता है। डाइजेशन की पूरी प्रोसेस हमने डायग्राम के थ्रू समझी।
यहीं पे हमारी आज की क्लास खत्म होती है और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में, कैसे प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है चीजों का, ट्रांसपोर्ट खाने का कैसे होता है, एनर्जी का कैसे होता है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।